शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ ही लौटने वाले हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम है, जो कि आपका चैप्टर नंबर 16 है रॉस एंड विल्सन की बुक से। जो 14th एडिशन है रॉस एंड विल्सन का, उसका चैप्टर नंबर 16 है मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम। सबसे पहले जो इस चैप्टर का टाइटल है, इसके अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं तो मस्क्यूलो मीन्स मसल और स्केलेटल सिस्टम, यानी कि जो आपका स्केलेटल सिस्टम है उन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है और बॉडी की फंक्शनिंग और कोऑर्डिनेशन में किस तरह से ये दोनों चीज़ें जो हैं ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसमें ये सारे इस चैप्टर में हम यही चीज़ पढ़ेंगे कि मसल्स का क्या स्ट्रक्चर है, वो कहाँ पर लोकेटेड होती हैं, स्केलेटन का क्या स्ट्रक्चर है और उसका क्या फंक्शन है, और किस तरह से ये दोनों चीज़ें आपस में रिलेट करके तो बॉडी का जो फंक्शनिंग है, यानी जो मेन इससे रिलेटेड काम होता है वो मूवमेंट ही हम कंसिडर करते हैं, तो उसमें ये किस तरह से जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि एजिंग का इस पे क्या इफ़ेक्ट होता है। जो सबसे पहला आपका टॉपिक है वो बोन है, जिसका हम जनरल इंट्रोडक्शन जो है वो यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। बोन क्या होता है? बोन हम पीछे जब हमने चैप्टर नंबर 3 सेल एंड टिश्यूज़ चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने ये देखा था कि बोन जो होती है ये एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म होती है कनेक्टिव टिश्यू की। कनेक्टिव टिश्यू की हमने डिफरेंट फॉर्म्स देखी थी, उसमें जो डेंस कनेक्टिव टिश्यू थी उसकी टाइप्स में बोन भी कंसिडर की जाती है। और इसका जो मैट्रिक्स होता है वो कोलाजन का मैट्रिक्स होता है और वो हाईली मिनरलाइज्ड फॉर्म में वो मैट्रिक्स जो होता है वो मौजूद होता है। जो बोन होती है स्केलेटन की, जब एम्ब्रियो की डेवलपमेंट हो रही होती है तो साथ ही जो स्केलेटल सिस्टम होता है उसकी भी डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन जब इसकी एम्ब्रियोनिक लाइफ में डेवलपमेंट होती है तो होता कुछ इस तरह से है कि ये कार्टिलेज की प्लेट्स और रॉड्स की फॉर्म में जो स्केलेटल सिस्टम होता है ये आपकी बॉडी में मौजूद होता है। एंड देन बाद में क्या होता है कि जो कार्टिलेज होता है ये कन्वर्ट होता है, जो आपका कनेक्टिव टिश्यू होता है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू में ही आता है, तो ये क्या होता है, ये कन्वर्ट होता है बोन में। जो टफ एंड हार्ड स्ट्रक्चर होता है आपकी बॉडी का उसमें ये कन्वर्ट होता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ओसिफिकेशन कहते हैं। अब जो बोन का इंट्रोडक्शन है, जो हम इसका स्टार्टिंग पे स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, उसमें जो ओसिफिकेशन है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ओसिफिकेशन क्या होता है, ये कन्वर्जन होती है कनेक्टिव टिश्यू की बोन में। जो कन्वर्जन होती है इस प्रोसेस को ओसिफिकेशन बोलते हैं, ये आपने याद रखना है। बोन्स क्या होती हैं? बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं, टफ होती हैं, हार्ड होती हैं, हाईली वास्कुलर होती हैं। हाईली वास्कुलर का मतलब ये है कि इसके पास ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है और इसके अलावा बोन्स जो होती हैं ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं और कॉन्स्टेंटली रिमॉडल्ड एंड रीन्यूड का मतलब ये है कि जो बोन्स में कोई भी ब्रेक्स आ जाते हैं, बोन टूट जाती है या उसमें क्रैक्स आ जाते हैं तो रैपिडली रिमॉडल या रीन्यू हो जाती है। मतलब कि इसकी हीलिंग का प्रोसेस जो होता है वो रैपिड होता है। अब हीलिंग का प्रोसेस किसी भी पार्ट का इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उसके पास ब्लड सप्लाई कैसी है। इसके पास ब्लड सप्लाई बहुत अच्छी होती है, बोन के पास ये हाईली वास्कुलराइज्ड फॉर्म में होती हैं और एनर्जी भी इनके पास ठीक होती है। मतलब कि क्योंकि ये मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है तो इसलिए इनका जो रिमॉडलिंग का प्रोसेस होता है, जो हीलिंग का प्रोसेस होता है वो बहुत फास्ट होता है। अब इसके अगर जनरल इंट्रोडक्शन की बात की जाती है कि जो मतलब कि फंक्शन क्या होता है, इंट्रोडक्शन के बाद हम देखते हैं कि स्केलेटल सिस्टम का एज अ होल फंक्शन क्या होता है। तो उसमें क्या होता है कि ये बॉडी को स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ये बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है। जैसे हम सेल की बात करते हैं कि सेल का जो उसका स्ट्रक्चर होता है उसको कौन मेंटेन कर रहा होता है, उसमें डिफरेंट जो स्केलेटल सिस्टम, मतलब उसमें स्केलेटल सिस्टम जो उसका होता है वो ये होता है कि उसमें जो एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं, उसमें जो फिलामेंट्स होते हैं ना, साइटोस्केलेटन जो पाया जाता है, जो सेल का स्केलेटन होता है वो उसको मेंटेन कर रहा होता है। इस तरह बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है इसके स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क को कौन मेंटेन करता है, स्केलेटल सिस्टम मेंटेन करता है। इसके अलावा ये क्या करती है, मसल्स को अटैचमेंट साइट प्रोवाइड करती है। टेंडन्स का बारे में यहाँ पर बताया हुआ, टेंडन्स का हम पीछे भी पढ़ चुके हैं सेल एंड टिश्यूज़ वाले चैप्टर में कि टेंडन्स क्या होती हैं, ये वो साइट्स होती हैं जहाँ पर जो मसल होती हैं वो बोन के साथ अटैच हो रहे होते हैं, तो टेंडन्स बनाने में हेल्प करती है। इसके अलावा जो बॉडी की मूवमेंट होती है एज अ होल, एक जगह से दूसरी जगह भी मूवमेंट करवाने में हेल्प करती है। एंड इसके अलावा जो है ये मूवमेंट में हेल्प करती है, यानी कि एक पार्ट की मूवमेंट में एक से ज़्यादा पार्ट्स की मूवमेंट में भी हेल्प करती है। नेक्स्ट क्या है कि बोनी बाउंड्रीज बनाती है, जैसे आपकी जो क्रेनियम होती है, जो थोरैक्स है, जो पेल्विस है, ये सारी क्या है, ये बोन से बनी हुई बाउंड्रीज होती हैं जो इसके अंदर मौजूद स्ट्रक्चर्स की प्रोटेक्शन में हेल्प करती हैं। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपने यहाँ पर याद रखनी है वो हीमोपोइसिस है। हीम जो वर्ड होता है ये हम यूज़ करते हैं हीमोग्लोबिन से, आपने याद रखना है ब्लड के लिए। एंड पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन, यानी कि ये ब्लड सेल की प्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। बोन्स जो होती हैं ये हीमोपोइसिस के प्रोसेस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं।
नेक्स्ट जो पॉइंट आपने यहाँ पर याद रखना है कि जो हीमोपोइसिस का प्रोसेस होता है वो बोन की कौन सी साइट में होता है। जिस तरह से हम सेल को डिफरेंट उसके पार्ट्स में साइड्स में डिवाइड करते हैं, बिल्कुल इसी तरह से बोन के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी एंड मैक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग भी, जिनको आगे जो है वो एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पर सिर्फ आपने ये याद रखना है कि हीमोपोइसिस कहाँ पर होती है। रेड बोन मैरो पार्ट होता है बोन का, जहाँ पर क्या होती है, हीमोपोइसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, ऊपर आपको बताया गया था कि जो बोन होती है, यहाँ पर ये बताया गया आपको कि जो बोन होती है ये क्या होती है, हाईली मिनरलाइज्ड, जिसके पास कोलेजन मैट्रिक्स होता है। अब उसी पॉइंट से आपने इसका जो लास्ट पॉइंट है इसको रिलेट करना है कि ये मिनरल स्टोरेज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बोन। और कौन सा मिनरल सबसे ज़्यादा ये स्टोर करती है, कैल्शियम फॉस्फेट मेन मिनरल है जो बोन क्या होती है, ये स्टोर करती है। ठीक है, इसके अलावा आपको ये बात जो है वो आपने पहले भी पढ़ी हुई है कि जो ब्लड और बोन होती है इसके दरमियान में कैल्शियम के लेवल को जो है वो मेंटेन रखा जाता है, ताकि बोन और ब्लड दोनों में कैल्शियम का लेवल जो है वो कांस्टेंट अमाउंट में रहे और दोनों जो है वो अपनी नॉर्मल फंक्शनिंग परफॉर्म कर सके। और वैसे भी ये बात इंपॉर्टेंट है कि जो कैल्शियम होता है ना वो बोन की स्ट्रेंथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इसलिए उसका लेवल जो है उसकी रेगुलेशन बहुत ज़रूरी होती है। ये डिफरेंट हार्मोन्स और डिफरेंट मैकेनिज्म से की जाती है, ये भी हम सारा आगे जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि बोन की शेप और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। जो बोन होती है वो डिफरेंट शेप्स में पाई जाती है। बोन्स की क्लासिफिकेशन अगर हम शेप के अकॉर्डिंग करते हैं तो बोन्स जो होती हैं वो लॉन्ग भी हो सकती हैं, शॉर्ट भी हो सकती हैं, इर्रेगुलर भी हो सकती हैं, फ्लैट भी हो सकती हैं एंड सीसामॉइड भी हो सकती हैं। यानी कि ये शेप के अकॉर्डिंग उसकी क्लासिफिकेशन है। आगे इसकी एग्जांपल्स भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ शेप, शेप के बगैर अगर हम बात करें, जितनी भी बोन्स होती हैं, शेप कोई भी हो बोन की, बेशक बोन जो है वो लॉन्ग हो, वो शॉर्ट हो या इरेगुलर हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि दो टाइप्स का मेन जो बोन के अंदर टिश्यू होता है वो मौजूद होता है। नंबर 1 इज़ द कॉम्पैक्ट एंड नंबर 2 इज़ द स्पॉन्जी। कॉम्पैक्ट बोन और स्पॉन्जी बोन, ये दो इसके टाइप के टिश्यूज़ कह लें हम या दो इसके पार्ट्स कह लें, वो लाजमी क्या होते हैं, हर बोन जो भी उसकी टाइप होती है, जो भी उसकी शेप होती है, उसमें वो मौजूद होते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस क्या है, कॉम्पैक्ट और स्पॉन्जी पार्ट का क्या डिफरेंस है। जो कॉम्पैक्ट बोन होती है ये डेंस होती है, डेंस होती है इसलिए ये क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है। और आउटर शेल जो होता है ना बोन का, बेसिकली वो क्या होती है, वो कॉम्पैक्ट बोन में आता है। और जो इनर पोर्शन होता है उसका, जो बोन का इंटीरियर वाला पार्ट होता है, उसमें जो फिलिंग होती है, जो मटेरियल होता है, उसको स्पॉन्जी बोन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि बोन्स जो होती है ना, इसमें पेरिओस्टियम का बताया हुआ है कि बोन की जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जो उस सबसे ऊपर वाली उसकी प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, उसको पेरिओस्टियम बोलते हैं। और पेरिओस्टियम की भी 2 लेयर्स होती हैं। पेरिओस्टियम भी क्या है, 2 लेयर्स की फॉर्म में मौजूद होता है। जो आउटर लेयर होती है या उसको सुपरफिशियल लेयर भी बोलते हैं, ये बायोलॉजिकल टर्म है। मोस्टली सुपरफिशियल जो है वो आउटर वर्ड जो चीज़ होती है बाहर वाली साइड पे, उसके लिए यूज़ किया जाता है। जो आउटर या सुपरफिशियल लेयर होती है किसकी, पेरिओस्टियम की, वो क्या होती है, फिब्रस लेयर होती है। फिब्रस लेयर होती है। अब फाइब्रस टिश्यू हमने डेंस कनेक्टिव टिश्यू में पढ़ा था, ये टफ एंड हार्ड फॉर्म में पाया जाता है। तो ये क्या करेगा, जब टफ एंड हार्ड फॉर्म में होता है तो ये जो इनर स्ट्रक्चर होता है उसका, उसको प्रोटेक्शन देता है। जो उसकी दूसरी लेयर होती है उसको इनर लेयर या डीपर लेयर बोलते हैं। जो इनर या डीपर लेयर होती है इसके पास ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा इसके पास जो बोन फॉर्मिंग सेल्स होती हैं जिनको हम ओस्टियोब्लास्ट कहते हैं, जो बोन डिस्ट्रक्शन सेल्स होती हैं जिनको ओस्टियोक्लास्ट कहते हैं। ठीक है, ये भी आगे बताया हुआ है। ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, द सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर बोन प्रोडक्शन एंड ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन में क्या आते हैं, ओस्टियोक्लास्ट आते हैं। वो इसमें रिच होती है। कौन, जो उसकी इनर लेयर होती है पेरिओस्टियम की, उसके पास ये दोनों चीज़ें पाई जाती हैं। आउटर सिर्फ प्रोटेक्शन का काम करेगी। अब इसमें ये चीज़ आपने याद रखनी है कि पेरिओस्टियम, कुछ बोन के पार्ट्स होते हैं जहां पर पेरिओस्टियम मौजूद नहीं होती। कौन सी साइट पे पेरिओस्टियम मौजूद नहीं होती, वो साइट जो कि जॉइंट फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होती है, यानी कि जहां पर जॉइंट्स बन रहे होते हैं, लिगामेंट्स मतलब के बन रहे होते हैं, दो बोन्स आपस में अटैच हो रही होती है, उस साइट को क्या बोलते हैं, लिगामेंट बोलते हैं। और टेंडन क्या होता है, जहां पर मसल बोन के साथ अटैच हो रहा होता है। तो लिगामेंट्स पर क्या होता है, जो जहां पर एक बोन दूसरी बोन के साथ अटैच हो रही होती है, वहां पर ये मौजूद नहीं होती पेरिओस्टियम। लेकिन जो टेंडन्स होते हैं उसकी फॉर्मेशन ही तब होती है जब जो होगा पेरिओस्टियम के साथ मसल का कनेक्शन होता है, देन टेंडन्स की फॉर्मेशन होती है। तो आपने ये एक्सेप्शन इसमें जो है वो याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास इसमें बताया हुआ है कि लॉन्ग बोन्स की एक्सप्लेनेशन दी हुई है।
जो लॉन्ग बोन्स होती हैं ये इलॉन्गेटेड होती हैं। मोस्टली जो सबसे लंबी बोन्स होती हैं, आपने अपनी बॉडी को देख के याद रखें कि ये कहाँ पर पाई जाती हैं। जो इलॉन्गेटेड बोन्स होती हैं, इलॉन्गेटेड बोन्स आपके लिम्स में मौजूद होती हैं। जो आपके लिम्स हैं, जो अपर लिम्स हैं, जो लोअर लिम्स हैं, उसमें ही इलॉन्गेटेड बोन्स होती हैं। अब जो लॉन्ग बोन्स होती हैं, इनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है कि इसमें क्या होती है, डायाफाइसिस होती है। जो डायाफाइसिस होती है इसको शाफ्ट भी बोलते हैं, और इसके अलावा 2 एपिफाइसिस होती है जिनको एक्सट्रेमिटीज़ भी कहते हैं। एपिफाइसिस क्या होता है, जो टॉप पोर्शन होगा, जो बॉटम पोर्शन होता है बोन का, उसको हम बोलते हैं एपिफाइसिस। लुक एट दिस, ये जो पोर्शन है ये क्या पोर्शन है, ये आपके पास एपिफाइसिस है। ये वाला पोर्शन भी एपिफाइसिस है, ये वाला पोर्शन भी एपिफाइसिस है, ठीक है। और ये जो दरमियान वाला सारा पोर्शन है, यहाँ से इतना तक जो आपके पास पोर्शन है, ये क्या है, ये डायाफाइसिस है, विच इज़ नोन एज द शाफ्ट ऑफ द बोन। और ये दोनों क्या आ गए, टॉप पे 2 जो एपिफाइसिस हैं वो इसमें आ गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपने इसमें क्या देखना है, एपिफाइसिस हो गए और 2 एपिफाइसिस हो गए, और एक क्या होती है, डायाफाइसिस होती है, ये शाफ्ट होती है। डायाफाइसिस में मेनली क्या होती है, कॉम्पैक्ट बोन होती है। डायाफाइसिस में मेनली कॉम्पैक्ट बोन होती है, और सेंटर मेड्यूलरी पोर्शन होता है जिसमें क्या होगा, डायाफाइसिस में फैटी येलो बोन मैरो पाया जाता है। आउटर कॉम्पैक्ट बोन एंड अंदर जो मेड्यूलरी पोर्शन होता है उसमें क्या होगा, येलो बोन मैरो होता है, ठीक है। और जो एपिफाइसिस होती है, इसकी जो आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है वो तो कॉम्पैक्ट बोन ही होगी, लेकिन उसके इनसाइड जो मौजूद होती है, that is known as the spongy bone, the bone surface that participate in synovial joint formation। इसके अलावा जो एपिफाइसिस होती है, अब जाहिर है डायाफाइसिस दरमियान में आती है बोन के स्ट्रक्चर से, आपको ये पता चल गया है, वो तो जॉइंट फॉर्मेशन में नहीं ना इन्वॉल्व हो सकती, वो टेंडेंस ही बना सकती है, लिगामेंट्स तो नहीं बना सकती। जो साइनोवियल जॉइंट होती है बेसिकली ये लिगामेंट होता है, और ये कब बनता है, जब एपिफाइसिस इन्वॉल्व होती है जॉइंट फॉर्मेशन में। एंड देन जहाँ पर ये जॉइंट बनाती है वहाँ पर हाइलिन कार्टिलेज मौजूद है, ताकि जो बोन टू बोन कॉन्टैक्ट है ये उसको डैमेज ना कर सके। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक हमने पढ़ना है वो क्या है, वो टॉपिक ये वाला है आपके पास, जो ब्लड एंड बोन सप्लाई, ब्लड एंड नर्व सप्लाई किसकी, लॉन्ग बोन्स की हमने देखनी है, ठीक है। इसको आपको यहाँ से इसको जो है वो एक्सप्लेन किया जाता है। एक या एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट आर्टरीज जो होती हैं, यानी एक या एक से ज़्यादा होंगी, 1 और मोर इसमें एंटर होती है, जो बोन की शाफ्ट होती है, यानी जो डायाफाइसिस वाला पोर्शन होता है उसमें। अब जो एपिफाइसिस होती है इसके पास स्पॉन्जी बोन होती है, और हमने पीछे पढ़ा था कि जो स्पॉन्जी बोन होती है वो हाईली वास्कुलराइज्ड होती है, उसके पास अपनी ब्लड सप्लाई होती है। तो स्पॉन्जी बोन का तो इशू नहीं है, उसके पास अपनी ब्लड सप्लाई होगी, उसके पास एक्सटेंसिव कैपिलरी नेटवर्क होता है, और दोनों जो फॉर्म्स होती हैं इसकी, वो दोनों जो कैपिलरी नेटवर्क होते हैं, 2 एपिफाइसिस होती हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, आपस में इंटरकनेक्टेड होती है। सेंसरी नर्व सप्लाई जो होती है वो इसके पास मौजूद थी, उसी साइड से मोस्टली जो इसकी सेंसरी, यानी जहाँ से ब्लड सप्लाई, जो न्यूट्रिएंट आर्टरी जहाँ से एंटर हो रही थी, मोस्टली ये होता है कि इनमें जो आपके पास होती है सेंसरी सप्लाई वो भी वहीं से एंटर हो रही होती है, ठीक है। अब जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन और जो आगे स्ट्रक्चर्स बताया उसी को ही पढ़ना है। ब्लड एंड बोन जो नर्व सप्लाई है वो इतनी इसकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर एंड सीसामॉइड बोन्स, अब इसकी एग्जांपल्स दी गई हैं यहाँ पर। हमने लॉन्ग बोन तो पीछे पढ़ लिया कि जो लिम्स में बोन्स मौजूद होती हैं वो क्या होती हैं, वो एग्जांपल्स हैं हमारे पास लॉन्ग बोन्स की। अब शॉर्ट बोन्स क्या होती है, शॉर्ट बोन्स होती हैं बॉक्स शेप की, थोड़ी मोटी होंगी दूसरी बोन्स की निस्बत, और ये क्या होती है, बॉक्स शेप में मौजूद होती हैं, ठीक है। इसकी एग्जांपल क्या होती है, जो कार्पल की बोन्स होती हैं, जो रिस्ट की बोन्स होती हैं वो इसकी एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा जो एंकल बोन्स होती हैं, यानी जो टार्सल की बोन्स होती हैं, वो भी क्या हैं, वो भी इसके एग्जांपल्स आती हैं हमारे पास, जो शॉर्ट बोन्स होती हैं उसकी। जो फ्लैट बोन्स होती हैं ना, फ्लैट बोन्स बेसिकली फ्लैट इसलिए जो होती हैं, ये एक्चुअली थिन होती हैं, इसलिए इनको फ्लैट बोन्स बोलते हैं। लेकिन क्या होता है कि इस एक्चुअली इनकी सर्फेस जो होती है वो फ्लैट होती नहीं है, वो कर्व फॉर्म में होती है, ठीक है। जैसे कि स्कल की बोन्स जो होती हैं, जो रिब्स होती हैं आपके पास, जो स्टर्नम है, जैसे रिब्स हैं वो फ्लैट हैं, क्योंकि वो थिन है इसलिए हम उसको फ्लैट कंसिडर करते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल जो है वो स्ट्रेट शेप में मौजूद है, वो कर्व होती हैं, ठीक है, ताकि थोरेसिक कैविटी बना सकें। ये सारी इसकी एग्जांपल्स में आ जाती है। इरेगुलर बोन्स वो होती हैं जिसकी मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, मल्टीपल प्रोजेक्शंस उसमें से निकल रही होती हैं, प्रोसेसेस निकल रहे होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उनको इरेगुलर बोन्स बोलते हैं। जैसे जो वर्टिब्रास होती हैं, नेक्स्ट आपको वर्टिब्रा का कंप्लीट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया गया है, ये इसकी एग्जाम्पल में आते हैं हमारे पास, जो इरेगुलर बोन्स होती हैं इसकी एग्जाम्पल में। सीसामॉइड क्या होती है, सीसामॉइड बेसिकली ये हमारे पास सिर्फ एक ही बोन होती है जो सीसामॉइड में आती है, और ये वो होती है जो कि किसी टेंडन में फिक्स हुई होती है। और इसकी जो कॉमन एग्जांपल है वो हमारे पास पटीला या नी कैप है, जो कि पटीलर टेंडन होता है, ये उसमें फिक्स हुई होती है, और ये किसकी एग्जांपल में आती है, ये एग्जांपल में आती है सीसामॉइड बोन की एग्जांपल में, ठीक है। आपको ये सारा डिटेल में पढ़ाने का बेसिकली मकसद ये है कि जब आपको इंट्रोडक्शन क्लियर होगा, जब आपको बोन्स की शेप और ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी, तो आगे जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मुश्किल कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करने में ये चीज़ें क्या करती हैं, हेल्प आउट करती हैं। इसलिए ये सारा जो स्टार्टिंग वाला टॉपिक्स है ये आपको डिटेल से बताए गए हैं।
नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है बोन की शेप्स को डिस्कस करने के बाद, वो क्या है, बोन्स का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। बोन के अगर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर की बात करें तो बेसिकली इसमें दो पोर्शन होते हैं बोन में। नंबर 1 इज़ द ऑर्गेनिक पोर्शन एंड नंबर 2 इसका इनऑर्गेनिक पोर्शन होता है। अगर इसके इनऑर्गेनिक पोर्शन की बात की जाए तो इसमें क्या होता है, मिनरलाइजेशन हुई होती है। कैल्शियम के जो साल्ट्स होते हैं, मेनली कैल्शियम फॉस्फेट जो होता है वो इसमें डिपॉजिट हुआ होता है, ठीक है। जो इनऑर्गेनिक पोर्शन होता है बोन को वो टफ और हार्ड बनाता है, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। एंड जो ऑर्गेनिक पोर्शन होता है उसमें क्या होते हैं, कोलेजन के फाइबर्स मौजूद होते हैं। और ये चीज़ इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि जो बोन का ऑर्गेनिक पोर्शन होता है उसको ओस्टियोइड बोलते हैं। ओस्टियोइड क्या होता है, जो बोन का ऑर्गेनिक पार्ट होता है उसको ओस्टियोइड बोलते हैं। ओस्टियोइड प्लस इनऑर्गेनिक पार्ट जब मिलेगा तो उससे क्या होता है, बोन का स्ट्रक्चर मेंटेन होता है। अब जो ओस्टियोइड होता है या जो ऑर्गेनिक पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, कोलेजन के फाइबर्स होते हैं और कोलेजन के फाइबर्स के ऊपर ही जो कैल्शियम के डिफरेंट साल्ट्स होते हैं वो डिपॉजिट हुए होते हैं। कोलेजन क्या होता है, यहाँ पर बताया गया है कि कोलेजन बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। जो बोन होती है उसको फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करने में बहुत कम फ्लेक्सिबिलिटी होती है बोन में, लेकिन फिर भी वो किसकी वजह से होती है, उसके ऑर्गेनिक पोर्शन की वजह से होती है। नेक्स्ट इसमें क्या बताया गया, जो हमने इसके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर में आगे हमने सेल्स पढ़ने इसमें, उसमें बताया गया कि जो बोन्स होती है ना इसमें 2% से भी कम जो है वो सेल्स पाए जाते हैं। बाकी सारा इसका ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर होता है। लेस देन 2% क्या होते हैं, इसमें बोन सेल्स होते हैं। बोन सेल्स जो होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 इज़ द ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, बोन फॉर्मिंग सेल्स होते हैं या बोन प्रोड्यूसिंग सेल्स होते हैं। सेकंड पे ओस्टियोसाइट आ जाते हैं जो मेच्योर बोन सेल्स होते हैं। एंड थर्ड पे ओस्टियोक्लास्ट आ जाते हैं जो कि बोन री एब्जॉर्बिंग या फिर बोन डिस्ट्रॉइंग सेल्स इनको बोलते हैं। ये 3 टाइप्स होती हैं बोन के सेल्स की। अब हम इनकी बारी बारी जो है वो एक्सप्लेनेशन देखते हैं, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट क्या होते हैं, ओस्टियोब्लास्ट ने क्योंकि बोन की फॉर्मेशन करवानी होती है तो बोन में तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, उसके जो दोनों पार्ट्स होते हैं। इसलिए जो ओस्टियोब्लास्ट होता है इसका काम होता है कि इसने ओस्टियोइड वाला पोर्शन भी और जो इनऑर्गेनिक पोर्शन होता है दोनों की डिपोजिशन करवानी होती है बोन में। और ये उन साइड्स में मौजूद होता है जहाँ पर बोन की फॉर्मेशन हो रही होती है या अगर कोई ब्रेक हुआ है तो वहाँ पर रिपेयर हो रहा है तो ये उन साइड्स में मौजूद होते हैं, ठीक है। ओस्टियोब्लास्ट होते हैं, सबसे पहले उन साइड्स की बात करें तो ये पेरिओस्टियम में मौजूद होते हैं। हमने पीछे देखा था कि पेरिओस्टियम की 2 लेयर्स होती हैं। जो आउटर या सुपरफिशियल लेयर होती है उसका रोल तो प्रोटेक्शन में होता है, बट जो इनर लेयर होती है उसमें क्या होता है, ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट ये दोनों सेल्स पाए जाते हैं। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया कि पेरिओस्टियम में कौन सी जगह पर ओस्टियोब्लास्ट होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है कि सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन जो होती है ना डेवलपिंग बोन का। अब डेवलपिंग बोन का सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन क्या होता है ये मैं आपको इस पिक से बताती हूँ। ये पिक्चर बताइए, ये वाला जो इसका टॉप वाला पोर्शन है ये क्या है, हमारे पास एपिफाइसिस है, टॉप वाला भी एंड ये बॉटम वाला पोर्शन भी एपिफाइसिस है और दरमियान में डायाफाइसिस लोकेटेड है। अब यहाँ पर ये चीज़ आपको नजर आ रही होगी, ये जो एपिफिजियल लाइन बताई गई है, ये एपिफिजियल लाइन जो है ना इसको एपिफिजियल कार्टिलेज भी बोलते हैं। यहाँ जब भी किसी बोन की डेवलपमेंट हो रही होती है ना, जब मोस्टली लोगों में हाइट इंक्रीज हो रही होती है, अगर हम लिम्स की बोन की बात करें तो उसमें क्या होता है, इस एपिफिजियल लाइन में कार्टिलेज या कनेक्टिव टिश्यू की जो है वो इम्बेडमेंट स्टार्ट हो जाती है, वो यहाँ पर कलेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन क्या होता है, उस कनेक्टिव टिश्यू की ओसिफिकेशन होती है और फिर बोन जो होती है उसके सेल्स इंक्रीज हो जाती है और बोन्स की लेंथ इंक्रीज होती है, तो इसको सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन बोलते हैं। तो वहाँ पर भी ओस्टियोब्लास्ट मौजूद होते हैं। जब इसको ओसिफाई करना होता है, जो वहाँ पर कनेक्टिव टिश्यू मौजूद होता है उसको जब ओसिफाई करना होता है तो उसमें ओस्टियोब्लास्ट का इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा ये फ्रैक्चर साइट में मौजूद होती है। फ्रैक्चर साइट में कैसे मौजूद होती है, क्योंकि वहाँ पर ब्रेक्स होते हैं, फ्रैक्चर हुआ है तो बोन को रीन्यू करना है या रिमॉडल करना है, तो उस साइट में भी ये मौजूद होती है। अब होगा क्या, ओस्टियोब्लास्ट जो होते हैं ना ये जब डिपॉजिट हो जाते हैं जिस साइड पर इन्होंने अटैच होना होता है तो उसके सराउंडिंग पे क्या होता है, छोटे छोटे पॉकेट्स और पाउचेस बन जाते हैं जिनको लेक्यूनाए बोलते हैं, ठीक है। फिर ये लेक्यूनाए में मौजूद होते हैं और मिच्योर होकर ओस्टियोसाइट बना देते हैं। अब ओस्टियोसाइट क्या है, ये सेकंड टाइप है बोन सेल्स की। ये क्या होते हैं, ये मेच्योर बोन सेल्स होते हैं। ये मेच्योर होते हैं इसलिए इनमें कोई डिवीजन नहीं होती, ये सिर्फ मॉनिटर करते हैं और मेंटेन करते हैं जो बोन की हेल्थ होती है उसको ये क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। अब इसमें एक पॉइंट आपने याद रखना है कि जब किसी जो बोन है उस साइड पे ब्रेक हुआ या फ्रैक्चर हो गया ना, वहाँ पर हीलिंग करने के लिए आपको ओस्टियोब्लास्ट चाहिए, लेकिन वो वहाँ पर मौजूद नहीं है। तो ओस्टियोसाइट जो होती है इनकी सबसे पहले डी डिफ्रेंशिएशन होती है। डी डिफ्रेंशिएशन का मतलब क्या है कि ये वापस ओस्टियोब्लास्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं जिससे ये बने होते हैं। फिर ओस्टियोब्लास्ट जो होता है वो डिवाइड होकर फर्दर सेल्स बनाएगा बोन के एंड देन उनकी डिफ्रेंशिएशन होती है, वो मेच्योर होकर ओस्टियोसाइट में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके पास थर्ड टाइप है इसकी सेल्स की जो बोन में पाए जाते हैं वो ओस्टियोक्लास्ट है। ओस्टियोक्लास्ट क्या होते हैं, ये बोन के ऐसे सेल्स होते हैं जो उसकी ब्रेक डाउन में हेल्प कर रहे
रहे होते हैं। इसमें अब ब्रेक डाउन जब करेंगे तो उसका ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पोर्शन उसको सेपरेट आउट कर देते हैं। जो कैल्शियम साल्ट्स होते हैं, जो कैल्शियम फॉस्फेट वगैरह होता है, उसको ये क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। ये क्या होते हैं, ये जाइंट सेल्स होते हैं और एक सिंगल सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं, क्योंकि जो बेसिकली ओस्टियोक्लास्ट होता है ना, ये बहुत सारे मोनोसाइट्स की फ्यूजन से बनते हैं। मोनोसाइट्स का काम भी ब्रेक डाउन और फैगोसाइटोसिस में ही होता है, इम्यूनिटी में हेल्प करते हैं। तो उनकी बहुत सारे जो मोनोसाइट्स होते हैं उनकी फ्यूजन से ओस्टियोक्लास्ट बनते हैं और एक सिंगल ओस्टियोक्लास्ट में मैक्सिमम बहुत सारे न्यूक्लियस यानी कि 50 न्यूक्लियस तक भी एक सिंगल में हो सकते हैं। अब जो कॉन्टिन्यूस, वो कहते हैं जो बोन होती है ना, उसकी जो हेल्थ मेंटेन हुई होती है वो एक बैलेंस एक्टिविटी की वजह से होती है। ओस्टियोब्लास्ट और ओस्टियोक्लास्ट का जब लेवल बैलेंस्ड होता है ना, तो बोन की जो प्रॉपर हेल्थ होती है वो मेंटेन हो सकती होती है। ठीक है, अब ये भी जो पेरिओस्टियम में जो इनर लेयर होती है उसकी, उसमें बताया गया था कि इनर लेयर में ओस्टियोब्लास्ट के साथ ओस्टियोक्लास्ट का बताया गया कि वहाँ पर मौजूद होते हैं। इसके अलावा बोन की शेप्स वगैरह जो है उसको मेंटेन करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर वो कहते हैं कि जब बोन का हीलिंग प्रोसेस होता है ना, अगर हीलिंग हो रही है तो उसमें जो इंटरनल या मेड्यूलरी पोर्शन होता है, यानी जो अटैच होता है उसके साथ, यानी जो डायाफाइसिस में मौजूद होता है मेड्यूलरी पोर्शन। डायाफाइसिस में आपको बताया गया था कि आउटर कॉम्पैक्ट बोन होती है और अंदर क्या होता है, मेडुलरी पोर्शन होता है जो उसके इंटीरियर साइड पे लोकेटेड होता है। तो वहाँ पर ओस्टियोक्लास्ट जो है वो मौजूद होते हैं। ये सारा हमारे पास क्या था, ये बोन का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट हम सेपरेट पढ़ेंगे इसका माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर कॉम्पैक्ट बोन का एंड स्पॉन्जी बोन का, वो नेक्स्ट लेक्चर में।